क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो सेलेस्टियल बॉडीज चंद्रमा और सूर्य आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ब्रह्मांड में कैसी चीज़ें होती हैं, उनका धरती पे क्या इम्पैक्ट होता है, और धरती, सूर्य और चंद्रमा जब आपस में एक अलाइनमेंट में होते हैं तो हमें कैसी चीज़ें अनुभव करने को मिलती हैं अपनी आत्मिक डेवलपमेंट में और अपने ज़ोडिएक साइंस। या चलिए ब्रह्मांड की कुछ ऐसी ही चीज़ों पे प्रकाश डाल के उनके बारे में बात करते हैं। इसमें मैं बात करूँगी माइथोलॉजिकल रेफरेंस के बारे में, सूर्य ग्रहण के स्पिरिचुअल इम्पैक्ट के बारे में, यानी कि आत्मिक इम्पैक्ट, क्या आत्मा पे असर है, और आपकी कुंडलियों के अलग अलग साइंस में क्या असर है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच होता है, जिसकी वजह से जो चंद्रमा के नोड्स हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण, जिन्हें नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहा जाता है, होता क्या है कि सूर्य के जो कोरोना होता है, यानी कि सूर्य का जो हमें गोल आकार दिखता है, जब ग्रहण उस पे बीचों बीच लग जाता है तो हमें उसकी चारों ओर जो एक रिंग ऑफ फायर यानी बॉर्डर पे जो प्रकाश दिखता है वो कंजंक्ट मतलब उससे जुड़ के, उसके साथ जुड़ के, नॉर्थ या साउथ नोड के साथ जुड़ के धरती पे उसकी रेडिएशंस आती हैं। तो ये जो नॉर्थ है और जो साउथ नोड है, ये क्या है? इन्हें अगर माइथोलॉजी में जाएं तो हम राहु केतु कहते हैं। राहु केतु क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि असुर और देवता के बीच एक मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन किया गया था वो अमृत पाने के लिए किया गया था। तो जब समुद्र मंथन हो चुका था और अमृत मिल चुका था तो देवों को और असुरों को दो अलग अलग लाइन में बिठा दिया गया था, और जिसमें मोहिनी रूप धारण करके स्वयं विष्णु जी ने सबसे पहले देवताओं को वो अमृत देना शुरू करा। इस बात को जानकर एक स्वरभानु नाम का असुर था जो उनके बीच आके बैठ गया, यानी देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब उसे भी वो अमृत मिल गया, मगर चंद्रमा और सूर्य को ये बात पता लग गई। उन्होंने लॉर्ड विष्णु को बता दिया। जब विष्णु को बता दिया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंक के उस स्वरभानु का सर काट दिया, जिससे कि जो उसका सर था उसे राहु कहा गया और धड़ को केतु कहा गया। ऐसे कहते हैं कि राहु का ध्यान उसकी माता ने रखा था और वो नेक्टर, क्योंकि यानी अमृत को चख चुका था, जिसकी वजह से उसको ऑब्सेशन होता है। इसीलिए हमें जहाँ भी राहु देखने को मिलता है, हमें उन चीज़ों का बड़ा ऑब्सेशन होता है। और जो केतु था उसका ध्यान एक प्रीस्ट ने रखा था। इसीलिए जिन जगहों पे केतु होता है, हम देखते हैं कि उस जगह पे हमें मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष जैसी चीज़ों का सामना या जैसी चीज़ों के बारे में हमसे लिंक्ड होती हैं वो चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड बन गया। अब हर बार से ये कोशिश होती है राहु केतु की कि वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को गल्प कर जाए, यानी कि दोनों पे ग्रहण लगा दे, जिसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा की जो रेज हैं वो प्रॉपरली धरती पे ना पड़ पाए। तो इसलिए इस समय जैसे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं, जिस किसी पे भी ग्रहण होता है वो पीड़ित होता है, क्योंकि इस समय कंजंक्शन के तौर पे राहु केतु यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड हमें देखने को मिलते हैं कि आपस में कंजंक्ट हो जाते हैं। और इस समय आप जैसे कोई भी कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि राहु, सूर्य, चंद्रमा साथ हैं। और अगर ये नॉर्थ नोड के साथ है, अगर ये साउथ नोड के साथ होता जैसा कि दिसंबर में था तो केतु के साथ कंजंक्ट होता। अब हम जानते हैं इसका आत्मिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। इसका आत्मिक डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य हमारे माता पिता जैसे हैं। जैसे सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा माता है, सूर्य आत्मा कारक है। होता क्या है कि जो भी इन एरियाज में चीज़ें होती हैं, आप मेरे यूनिवर्स स्पीक्स पार्ट 2 वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वालिटीज ऑफ प्लैनेट बताया है। मैंने उसमें बताया कि चंद्रमा जो है वो इमोशनल चीज़ों का, यानी कि इमोशंस का, जैसे माँ इमोशंस का ध्यान रखती है ना, उसी तरह वो इमोशंस का ध्यान रखता है। क्या करता है सूर्य, क्या करता है पिता की तरह, जैसे अथॉरिटी होती है ना, वैसे वो अथॉरिटीज़ का ध्यान रखता है। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसी जगहों पे ना हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सडनली हमारे बहुत इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशन हीन हो जाएंगे, या हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। सडनली हम सब पे चिल्लाने लगेंगे, बहुत अथॉरिटी दिखाने लगेंगे, या हमें दूसरों पे अपनी अथॉरिटी कम होती दिखेगी। हमारे पिता से, हमारे बड़े लोगों से
से, ग्रैंडफादर से रिश्ते अलग अलग किस्म की चेंजेस दिखाते हैं। और ऐसे ही हमारी माता से या हमारे फेमिनिन एनर्जी से अलग अलग किस्म की चेंजेस दिखाते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सूर्य का करियर के बारे में जो चीज़ें होती हैं, या एजुकेशन के बारे में जो चीज़ें होती हैं, आँखों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन पे इम्पैक्ट होता है, उनका मन पे इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, आत्मा की चेंजेस होते हैं वो, क्योंकि वो सिर्फ वो एनर्जी, वो रेडिएशंस जब हमें कॉस्मिक एनर्जीज मिलती हैं तो वो उस तरीके से मिल रही हैं, कंजंक्ट होके मिल रही हैं। तो इस समय हमें सिर्फ अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें अमावस्या और पूर्णिमा लिखा है। अमावस्या को मैंने बताया है कि वो न्यू मून होता है, और सूर्य ग्रहण जो है वो न्यू मून के साथ ही कंजक्ट है। अब न्यू मून को मैंने न्यू बिगनिंग बताया है। न्यू मतलब अमावस्या का चंद्रमा है आज, और न्यू बिगनिंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी न्यू मून होता है हमें अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जब पूर्णमासी होती हैं उन चीज़ों का अंत होता है। फिर जब नया मून होता है तो उस चैप्टर की न्यू बिगनिंग होती है, कोई नया चैप्टर ज़िंदगी में मिलता है। तो ये जो ग्रहण है ना, ये अपने साथ कुछ नई बिगनिंग्स लेके आ रहा है। अब वो बुरे तौर पे भी हो सकती हैं और वो अच्छे तौर पे भी हो सकती है, मगर बिगनिंग्स होंगी। अच्छा, रेडिएशन और वाटर पीएच लेवल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी। आप सबको पता होगा कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कहते हैं कि खुली आंखों से ऐसे सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों पे बहुत प्रभाव डालता है। मगर पानी की जो बात है ना, जैसे कि टाइड्स, यानी कि जो पानी में उछाल और पानी में जो गिरावट होती है, टाइड्स जिसे कहते हैं साइंटिफिक उसमें, वो मून की वजह से होती है, चंद्रमा की वजह से। ऐसे ही हमारा इमोशनल, हमारी बॉडी का 60 to 75% जो वाटर कंटेंट है, इसीलिए हमारे इमोशंस चंद्रमा से जज होते हैं। तो अब होता क्या है कि पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब वैसी रेडिएशंस आ रही हैं तो पानी में वही चीज़ें जा रही हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें पानी पीने को, नहाने को, सूतक काल में ऐसी चीज़ें मना होती हैं। तो ये साइंटिफिक कारण भी है। और इस समय आपको बहुत सी घबराने वाली बातों को सुनने को मिल सकता है कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप सिर्फ अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी थॉट्स ही आपकी किस्मत बनाती हैं, और ये बात सच है। आप बस उस पर कंट्रोल करें, मेडिटेट करें, शांत रहें, सूर्य के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द इस ग्रहण से निकले। ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद तो आत्मिक तौर पे आपको इमोशनल फ्लक्चुएशन, कभी कभी डिसीजन ना लेने की क्षमताएं, ऐसा लगेगा कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, या सडन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी लगना या ना लगना। ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि आप बहुत अथॉरिटी, बहुत चिड़चिड़ापन, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं अगले 3 से 4 महीने तक, क्योंकि सूर्य ग्रहण काफ़ी लंबा है। इसका इम्पैक्ट कम से कम आप मान सकते हैं 3.5 महीने तक रहेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको अनुभव करने को मिल सकती हैं अगले 3.5 महीने तक। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट पे, जिसके बारे में भी मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो एक आपको मैं कुंडली दिखा रही हूँ, जिसमें 10:17 AM यानी कि सूर्य ग्रहण का ही जो टाइम है उस समय की कुंडली है। और आप देख सकते हैं किस तरह से राहु, चंद्रमा, सूर्य और बुध एक ही घर में है और 3 नंबर साइन में है, यानी कि मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि वालों पे भी इम्पैक्ट है, और 11वें घर की चीज़ों पे भी इम्पैक्ट है। और फिर आप देख सकते हैं कि 9 नंबर पे केतु है, तो केतु जो है वो सैजिटेरियस पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि इसके बारे में हमें समझना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बिना कुंडली या बिना लग्न चार्ट बनाए हम किसी भी चीज़ को बता नहीं सकते, क्योंकि हमें हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर कोई चीज़ सेकंड हाउस पे इम्पैक्ट नहीं कर रही तो आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स नहीं इम्पैक्ट होगी, पर वहीं कोई चीज़ 11वें घर में इम्पैक्ट कर रही है तो 100% आपके एम्प्लॉयर्स, आपके वर्क एरिया, आपके फ्रेंडशिप सर्कल्स में इफेक्ट पड़ेगा। तो आप दूसरी कुंडली भी देख सकते हैं, इसमें भी देखिए 12-12 मैंने टाइम लिया हुआ है, और आप देखिए तुरंत थोड़ी ही देर में 2 घंटे के काल में ही एक्सेस चेंज हो गया है। अब 10वें घर में आ गई हैं चीज़ें, ये जो है जिसमें 3 नंबर है 10वां घर है, तो 10वें घर की भी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। कलेक्टिवली इसका इम्पैक्ट मैं आपको पहले कलेक्टिव मतलब कि सामूहिक इम्पैक्ट क्या है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई कंट्री या कोई स्टेट कैसे इम्पैक्ट होगा। तो कंट्री स्टेट में मैं यही कहूँगी कि क्योंकि 11वां घर, 5वां घर और 9वां घर और 4था घर ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, तो 110% कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा टेंशन राइज होना, ऑपोजिशन पार्टीज से भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, और चाइना और इंडिया ऐसी जगहों पे इम्पैक्ट हो रहा है तो इनकी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ होना। सेकेंडली, इनमें
इसमें बहुत ज़्यादा आप एक कम्युनिकेशन बैरियर्स देख पाएंगे, क्योंकि मिथुन लग्न है तो उसमें क्या होगा कि कम्युनिकेशन ऐसे होने लगेंगे जिसमें आपका, अगर कोई चाइना में रहता है, ऐसी कंट्री में रहता है जो इम्पैक्टेड है, आप उससे बिल्कुल मिल ही नहीं पाएंगे, इनफैक्ट बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्टेट लेवल पे इम्पैक्ट देखें तो ऐसा स्टेट्स में भी हो सकता है जहाँ जहाँ इम्पैक्ट हो रहा है कि आप उस जगहों पे जा नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें होंगी। सेकेंडली, उन जगह से जहाँ जहाँ दोस्ती यारी है कटने लगेंगे, कोई आपका ऑफिशियल सेटअप है वो बिगड़ सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लोग डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जिस जगह रह रहे हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, उन्हें वहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ों का सामना हमें करने को मिल सकता है। फिर आते हैं बात करियर, बहुत ज़्यादा करियर चेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट पे लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। सडनली लोग जो कर रहे हैं वो करना छोड़ के दूसरी करियर की चीज़ें उठा सकते हैं। ये कलेक्टिवली एक उन कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट देखा जाएगा जहाँ ये ग्रहण इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए अब साइन की बात करते हैं। क्योंकि ये ग्रहण मिथुन लगन में हो रहा है तो मिथुन यानी जेमिनी राशि में इसका इम्पैक्ट होगा। इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह होगा कि आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी कि ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आपका कुछ ऐसा स्थिति बन सकती है जिसमें आप खुद की चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला इम्पैक्ट डालेंगे। आपको लगेगा कि कुछ चीज़ों में आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने इस इम्पैक्ट को समझ के, जिन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस हो, बहुत ज़्यादा एकदम से लगे कि नहीं यही करना है, ऐसे करना, अच्छा नहीं फिर वो करना है, उन एरियाज़ में आप अपने शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांत रहें। जैसे ही 3-4 महीने बीतेंगे, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रहण से प्रभावित होता है तो चंद्रमा जब बीत जाता है वापस सूर्य हमें दिखने लगता है, बस उसी तरीके से जब ये समय बीत जाएगा आपको शांति मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि में आप ये देख सकते हैं कि कर्क राशि वालों को कुछ लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है विदेश यात्राओं का संभावना अचानक से बन जाए कुछ एरिया में, लेकिन फाइनेंसेस में काफ़ी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हें उन एरियाज़ में थोड़ा सा संभल के चलना है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, समझ जाना है कि पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और परेशान नहीं होना है। ठीक है, लियो राशि की बात करते हैं। लियो राशि में आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट तो सही बता रहा है इसका, परंतु जिस एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो है दोस्ती, यारी और बड़े बड़े भाई बहनों में और एम्प्लॉयर्स से। तो दोस्तों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स से लड़ाई हो सकती है, बड़े भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है। तो उन एरियाज़ में आप थोड़ा सा शांति बना के चलें, इस वक्त को बीतने दें, उसके बाद आप उन एरियाज़ में हर तरीके का अच्छा डेवलपमेंट देख पाएंगे। अब बात करते हैं वर्गों की, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि वर्गो राशि वाले जो हैं उनको अचानक से एक ऑब्सेशन होगा कि मुझे इस करियर को छोड़ के ये करियर उठाना है, मुझे उस करियर को छोड़ के वो करियर उठाना है। और इसकी वजह से जो आपका अभी समय चल रहा है ना, जो आप अभी कर रहे हैं उसमें भी लॉसेस होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, करियर फ्रंट पे शांति बनाए रखनी है। जो कर रहे हैं शांति से करिए, अगर आपको नहीं भी रिजल्ट मिल रहे, मिल जाएंगे। ये 3.5-4 महीने का ग्रहण का वक्त है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन एरियाज में ध्यान रखें और अपने पिता से एक अच्छा रिलेशन बना के चले, क्योंकि लड़ाई हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के बारे में। लिब्रा राशि वालों को बहुत स्पिरिचुअल एनहांसमेंट जिसे कहते हैं, आत्मा का बहुत डेवलपमेंट, अचानक से पुराण वेदों में इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ों का ऑब्सेशन हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात है, अगर आप ये सब चीज़ें आज इस दौरान जान लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लक यानी कि किस्मत के मामले में उनका वक्त सही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ किस्मत आजमानी है, ऐसी चीज़ें जहाँ किस्मत के तौर पे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ों में हाथ बिल्कुल ना डालें। ऐसी चीज़ों में ध्यान रखें और अपना थोड़ा बहुत अपने टीचर, अपने गुरु, ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़े की संभावना अगर बने तो शांति बनाए रखें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में यानी वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मेरा स्पेशल इंडिकेशन है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं बार बार यही बात बोलूँगी क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ सडनली बिगड़ सकती है।
सडनली थ्रोट, सडनली चेस्ट, सडनली ऐसी जगहों पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि डिग्रीज जो इम्पैक्ट कर रही हैं ग्रहण की वो वृश्चिक राशि को बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपकी हेल्थ तो सही होनी चाहिए ना, तभी तो आप वो अपॉर्चुनिटी उठा पाएंगे। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी कुछ खाएं या कोई भी चीज़ जो आप पैकेज्ड खा रहे हैं या फिर दवाई खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना हमेशा उसका टाइम डेट देख के खाएं। और थोड़ा खाना जो है आराम आराम से खाएं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग ऐसी चीज़ें हो सकती है, या आप गलत कुछ खा सकते हैं बाय चांस। तो अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, बाकी सब ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगेन, हेल्थ को प्रायोरिटी दें और बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि के बारे में। सैजिटेरियस राशि वालों को अपने पार्टनर्स यानी कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किसी भी किस्म की पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उसमें लड़ाई झगड़े क्वारल्स ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब ये भी लगे कि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, खुद ही शांति बना लीजिए। 3 से 4 महीने थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने आप को लड़ाई झगड़े में मत डालिए, क्योंकि लॉस आप ही का होगा, या आप अपने रिश्ते को खो बैठेंगे, क्योंकि वक्त ग्रहण का आपके पार्टनर वाले हाउस पे है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका बाकी वक्त सही है। बस थोड़ा खुद से डिटैच्ड ना फील करें, खुद की कमी को ढूंढने के लिए पार्टनर में ना ढूंढे, खुद की एक्सपेक्टेशंस को शांत करने के लिए पार्टनर से ना एक्सपेक्ट करें, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, आपको मेरा बस एक ही इंडिकेशन है कि प्लीज़ कोई किसी भी किस्म का उधार, किसी भी किस्म की लॉ के केसेस में ना पड़ें, क्योंकि आपको आगे चल के इसका बुरा इम्पैक्ट मिल सकता है। तो लॉ के केसेस में और उधार के केसेस में और लीगल चीज़ों से बचें, क्योंकि इनमें आप नहीं जीत पाएंगे, आपका वक्त इसमें नहीं ठीक है, तो इनसे बचें। इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सडनली आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाली चीज़ों में इन्हेंसमेंट हो सकता है, एंड आपको सडनली लगेगा मैं ये पढ़ाई छोड़ के वो पढ़ाई उठा लूँ, ये कोर्स छोड़ के वो कोर्स उठा लूँ। तो जो आप कर रहे हैं बस वही करिए, इस ऑब्सेशन से बचिए 3 से 4 महीने, क्योंकि वरना जो आप कर रहे हैं वो भी खराब हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पाइसियस यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, अपनी माता के साथ रिश्ते, अपने डोमेस्टिक घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वहाँ आपको टेंशन देखने को मिल सकती है, सडनली बहुत ज़्यादा घर की ओर ध्यान बढ़ेगा, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाइएगा, उससे चिढ़िएगा नहीं, उससे उबिएगा नहीं, उसमें इरिटेशन मत दिखाइएगा। 3 से 4 महीने का वक्त बीतेगा, आपको उन एरियाज़ में शांति मिल जाएगी। और अपनी मम्मी की तरफ अफेक्शन दिखाएं, प्यार दिखाएं, उनसे लड़ें नहीं। उसके बाद बात करते हैं एरीज राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए कम्युनिकेशन, सडनली ट्रैवल्स बहुत जगह बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जगह जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है और आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आपके बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं, तो उन जगहों पे आप अपना ध्यान रखें, आर्थिक स्थितियों को इम्प्रूव करें, और उसको आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए बहुत खर्च हो भी रहा है तो ये वक्त है, 3 से 4 महीने बाद बीत जाएगा। उसकी वजह से इरिटेट होकर किसी और को भी ना परेशान करें, छोटे भाई बहनों पे अपना गुस्सा ना उतारें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई बहनों पे इन चीज़ों का गुस्सा उतार दें, लेकिन ये वक्त ऐसा है, इसमें किसी भाई किसी बहन की कोई गलती नहीं, प्लीज़ ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के ऊपर। टॉरस राशि वालों, आपको सेविंग्स में थोड़े इशू हो सकते हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं वो अचानक से खर्च हो सकती हैं। ऐसी जगहों पे पैसे ना रखें जहाँ पे सेव होने में लॉसेस हो। सेकेंडली, अगर बैंक से पैसे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, पैसे निकाल के, ये एक छोटी सी ट्रिक है, अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जैसे आपकी मम्मी, आपके बच्चे, आपके कोई भी, आपकी वाइफ, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप अभी हैं, अपने उस पार्टनर के अकाउंट में जिसकी में आप सिक्योर फील करते हैं, इन 3 से 4 महीने पैसे ट्रांसफ़र कर दें तो आपके पैसे थोड़े कम खर्च होंगे। ये एक तरीके की ट्रिक होती है। ऐसी और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आगे वाले वीडियोज़ में कभी जब बनाऊँगी। अच्छा, इसके बाद तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, आत्मिक शक्तियों पे कैसे डेवलपमेंट होगा इस ग्रहण का, और अलग अलग कुंडली की शक्तियों पे कैसे होगा। आप प्लीज़ ध्यान रखें अपना, और
खुश रहें, पॉजिटिव रहें। कोई भी हर्डल का वक्त आता है ना तो वो बीत ही जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपना कार्य करता रहता है और चंद्रमा उसके सामने से आके हट जाता है और वापस से सूर्य हमें दिखता है, ये फेनोमेना हमारी लाइफ के लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज़ आपके आगे हर्डल बनी हुई है जिससे आप बच नहीं पा रहे हैं, आपका बस भी नहीं है उस पर, उस समय को बीत जाने दें, उस समय को लेके परेशान ना हो। ये हमारा एक और आत्मिक डेवलपमेंट है। तो मैं आपको फिर से इसी तरह के वीडियोस के साथ, अपडेट के साथ लेके आऊँगी आपके लिए, और नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ब्रह्मांड के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल जिस तरह सूर्य जूझ के लड़ के निकल के वापस से हमें रोशनी देता है, दुनिया को इसी तरह प्रकाशित करें और दुनिया को इसी तरह अपनी टेंशन से निकल के एक समय की सीमा के तहत वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, हर चीज़ टेम्परेरी, अच्छा बुरा हर चीज़। तो इससे निकले और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और जुड़े रहें। मैं फिर आऊँगी इसी तरीके के वीडियोस के साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ब्रह्मांड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाय बाय, ध्यान रखें, स्टे पॉजिटिव और अपनी थॉट्स कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें।